संजय बंगाल का रहने वाला था। उसके यहाँ सोने चांदी के गहने बनाने और उस पर नक्काशी करने का काम होता था। उसने भी थोड़ी बहुत पढ़ाई करके वो भी यही काम करने लगा था। गांव में उसकी एक छोटी सी दुकान थी जिससे इतनी आमदनी नहीं होती थी कि परिवार का गुजर बसर आराम से होता। संजय घर वालों से इजाज़त लेकर मुंबई आ गया था। मुंबई में उसके गांव के कई लड़के पहले से ही रहते थे, इसलिए मुंबई में संजय को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। वो उन्हीं के साथ रहकर सोने चांदी के गहने बनाने और उन पर नक्काशी का काम करने लगा। कुछ दिनों तक इधर उधर काम करने के बाद एक बड़ी फॉर्म में उसे काम मिल गया। यहाँ उसे ठीक ठाक पैसे मिलने लगे, ठीक ठाक कमाई होने लगी। तो पैसे इकट्ठे करके उसने एक मकान खरीद लिया। वो अकेला ही रहता था, इसीलिए दीपांकर और संजीव को भी उसने अपने साथ रख लिया। संजीव उसी के गांव का रहने वाला था, जबकि दीपांकर दूसरे गांव का रहने वाला था। बाद में दीपांकर ने ही उसकी शादी अपने दूर के रिश्तेदार आरोही से करा दी। संजय के पास अपना मकान था, इसीलिए शादी के बाद वो पत्नी आरोही को मुंबई ले आया। उसके मकान में 2 कमरे थे, इसीलिए आरोही के आने के बाद भी उसके दोनों दोस्त भी उसी के साथ रहते थे। साल भर बाद आरोही ने एक बेटी को जन्म दिया। सभी उस बच्ची को बहुत प्यार करते थे। उनके लिए वो खिलौने भी लाते थे, उसे खूब खिलाया करते थे। कहा जाता है कि आदमी की नीयत कब बदल जाए कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही कुछ संजीव के साथ हुआ। इसकी नीयत आरोही पर बिगड़ने लगी। उसकी नीयत खराब हुई तो वो बस आरोही के नज़दीक जाने की कोशिश करने लगा। देखने में भले ही सब कुछ पहले की तरह ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। अब आरोही को देखते ही संजीव का मन मचल उठता। उसे संजय से भी जलन होने लगी थी। आरोही को भी संजीव के दिल की बात का आभास हो गया। संजीव उसके ज्यादा से ज्यादा नजदीक आने की कोशिश में लगा था। सभी सुबह काम पर जाते तो शाम को ही आते थे। सब साथ साथ खाना खाते, हंसी मजाक करते और फिर सो जाते। 2 कमरे के मकान में एक कमरे में संजय अपनी पत्नी के साथ सोता था, तो दूसरे कमरे में दीपांकर और संजीव संजय और आरोही की बातें तथा हंसी मटोली सुनता तो उसके सीने पर सांप लेटने लगता। उसे संजय से जलन होने लगती। वो सोचता कि काश संजय की जगह आरोही उसकी बाहों में होती। आखिर संजीव का यह सपना पूरा हो ही गया। आरोही जब पेट से हुई तो संजय से ज्यादा संजीव उसका ख्याल रखता था। जब कभी संजय काम अधिक होने की वजह से देर में आता तो संजीव समय पर घर आकर घर के सारे कामों में आरोही की मदद करता और उसके खाने पीने का भी ध्यान रखता। उसकी इस सेवा का आरोही पर अच्छा खासा असर पड़ा और न चाहते हुए भी वो उसकी ओर खींचती चली गई। बेटी पैदा होने के बाद कुछ ऐसा संयोग बना कि दोनों के बीच की मर्यादा की दीवार ही ढह गई। पहली बार मर्यादा की दीवार टूटी थी तो दोनों को अपने किए पर पछतावा हुआ था, लेकिन जो नहीं होना चाहिए था वो हो चुका था। भले ही उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ था, लेकिन उनके कदम यहीं रुके नहीं थे। आगे भी आरोही और संजीव को जब मौका मिला वो संजय के साथ विश्वासघात करने से नहीं चूके थे। आरोही और संजीव जो भी करते थे पूरा चौकन्ना होकर करते थे, लेकिन उनके ये संबंध ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सके। संजय को पत्नी और संजीव के संबंधों के बारे में पता चल ही गया। काम पर तो तीनों साथ साथ जाते थे, लेकिन कोई न कोई बहाना करके संजीव बीच में आ जाता था। आरोही के साथ मौज मस्ती करके वो फिर से काम पर पहुंच जाता। ऐसे में पड़ोसियों को शक हुआ तो उन्होंने यह बात संजय को बताई। संजय को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसे अपने दोस्तों और अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था। आरोही और संजीव संजय के इसी विश्वास का फायदा 3 सालों तक उठाते रहे। आखिर एक दिन जब उसने अपनी आंखों से दोनों को एक दूसरे के बाहों में देख लिया तो उसे आरोही और संजीव की इस बेवफाई से गहरा ठेस लगा। उसने संजीव को खूब खरी खोटी सुनाई और उसी समय घर से निकाल दिया। पत्नी को भी उसने खूब धिक्कारा। संजीव ने संजीव का घर भले छोड़ दिया था, लेकिन आरोही को नहीं छोड़ा। मौका मिलते ही वो आरोही के पास आ जाता और इच्छा पूरी करके चला जाता। इसमें आरोही भी उसकी मदद करती थी। इस बात को लेकर संजय और आरोही के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। बात बढ़ जाती तो संजय आरोही की पिटाई भी कर देता था, लेकिन मारने पीटने और समझाने का आरोही पर कोई असर नहीं हुआ। तब संजय ने आरोही को संजीव से अलग करने का दूसरा उपाय सोचा। उसने अपना मकान बेच दिया और एक अच्छा सा दूसरा मकान खरीद लिया।
पूजा पाठ कराकर वो अपनी पत्नी आरोही, बेटी और दीपांकर के साथ उसमें रहने आ गया। यहाँ आने के बाद संजय को लगा कि अब संजीव आरोही की जिंदगी से निकल जाएगा, आरोही भी धीरे धीरे उसे भूल जाएगी। यह सोचकर संजय अपने काम में व्यस्त हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ना तो संजीव आरोही को भूल पाया और ना ही आरोही उसे दिल से निकाल पाई। आरोही से अलग हुए संजीव को 12 दिन भी नहीं हुए थे कि वो उसके लिए तड़प उठा। यही हाल आरोही का भी था। दीपावली का त्योहार नजदीक था, इसीलिए काम ज्यादा था। संजय को रात में भी काम करना पड़ता था। इस बात की जानकारी संजीव को थी, इसीलिए जब संजय रात को काम के लिए कंपनी में रुक जाता तो संजीव उसके घर पहुंच जाता। एक रात तबीयत खराब होने पर संजय अचानक घर पहुंचा तो वहां संजीव को देखकर दंग रह गया। संजय को देखकर संजीव और आरोही के होश उड़ गए। वहीं संजय का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। उसके गुस्से को देखकर संजीव तो भाग गया, लेकिन आरोही कहाँ जाती। संजय ने सारा गुस्सा उसी पर उतार दिया। उसने उस दिन उसकी जमकर पिटाई की। पत्नी को मार पीट कर वो घर से बाहर निकल गया। संजय के घर से बाहर जाने के बाद कुछ देर तक आरोही रोती रही। उसके बाद उसे अपने और राजीव के बीच रोड़ा बनने वाले संजय से इस तरफ नफरत हुआ कि उसने तुरंत एक खतरनाक फैसला ले लिया। उसने उसी समय संजीव को फोन करके कहा, संजीव अब बहुत हो चुका, संजय को अपने रास्ते से हटाना ही होगा। हमारे संबंधों को लेकर जब देखो तब वो मुझे मारता रहता है। शहर से लेकर गांव तक मुझे बदनाम भी कर दिया है। मेरा जीना हराम हो गया है। उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। लोग मुझ पर थूक रहे हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस किस्से को खत्म कर दिया जाए। आरोही की बात सुनकर संजीव का दिमाग घूम गया। उसने आरोही को तसल्ली देते हुए कहा, ठीक है, मैं उसकी व्यवस्था कर दूंगा। आरोही ने कहा, तुम कल 9 बजे आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, और फोन काट दिया। एक तेज धार वाला चाकू खरीदा और ठीक समय पर संजय के घर पहुंचा। संजय उस समय तक घर नहीं आया था। आरोही ने उसे पीछे वाले कमरे में छिपा दिया और संजय के आने का इंतजार करने लगी। उस समय दीपांकर घर पर नहीं था, वो अपने दोस्तों के यहाँ गया था। रात 11 बजे के करीब संजय घर आया तो आरोही मुंह फैलाए बैठी थी। संजय ने उससे खाना मांगा तो खाना देने के बजाय वो उससे उलझ पड़ी और उसे कसकर पकड़ लिया। इसके बाद अंदर छिपा संजीव एकदम से बाहर आया और साथ लाए चाकू से उसके गले पर हमला कर दिया। चाकू लगने से संजय चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। दोनों ने उसे तब तक दबोचे रखा जब तक वो मर नहीं गया। संजय मर गया तो वो उसकी लाश को ठिकाने लगाने की तैयारी करने लगे। संयोग से उसी समय मौसम खराब हो गया और तेज बारिश होने लगी। बरसात की वजह से बस्ती के लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए थे, तो उन्हें लाश को ठिकाने लगाने का अच्छा मौका मिल गया। दोनों ने लाश को एक प्लास्टिक की मोटी थैली में लपेटकर कैरी बैग में भरा और रात के करीब 2 बजे उसी बारिश में ले जाकर बस्ती से लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित घनी झाड़ियों में फेंक दिया। गांव में रहने वाले लोग जब सुबह काम के लिए निकले तो गांव से कुछ दूरी पर घनी झाड़ियों के बीच उन्हें प्लास्टिक का एक सुंदर और बड़ा सा कैरी बैग दिखाई दिया। तेज बारिश होने के बावजूद उस पर खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे, इसलिए लोगों को यही लगा कि इसमें किसी की लाश भरी है। मामला गंभीर था, इसलिए थोड़ी ही देर में वहां भीड़ लग गई। किसी ने इस बात की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी। वो इलाका थाना हिल लाइन के अंतर्गत आता था। सूचना मिलने के बाद ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर ने कार्रवाई करते हुए सच्चाई का पता लगाने के लिए निकले। गांव से कुछ दूरी पर उन्हें भीड़ लगी दिखाई दी। उन्हें समझते देर नहीं लगा कि लाश वहीं पर पड़ी है। उन्होंने वहां जाकर सबसे पहले तो उस कैरी बैग को झाड़ियों से निकलवाया। गांव वालों की मौजूदगी में जब उसे खोला गया तो उसमें प्लास्टिक की एक मोटी थैली में एक युवक की लाश को तोड़ मरोड़ कर भरा गया था। लाश बाहर निकाली गई। मृतक 26-27 साल का युवक था। किसी तेज धार वाले चाकू से उसका गला काटकर हत्या की गई थी। सावले रंग का वो युवक शरीर से ठीक ठाक था। इसका मतलब हत्या में 1 से अधिक लोग शामिल होंगे। आरोही और साथ रहने वाले उसके दोस्त दीपांकर पर शक हुआ, क्योंकि घटना स्थल पर जब आरोही रो रही थी तो उन्होंने महसूस किया कि पति की मौत पर कोई पत्नी जिस तरह रोती है वैसा दर्द आरोही के रोने में नहीं था। वो दिखावे के लिए रो रही थी, इसीलिए उन्होंने जांच की शुरुआत आरोही और दीपांकर से शुरू की। उन्होंने दोनों को थाने बुलाकर पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस ने जब आरोही से पूछा कि यह सब कैसे हुआ तो नजरें चुराते हुए उसने कहा कि कल रात उनका अंडे खाने का मन हुआ तो वो अंडे लेने निकले, लेकिन वो गए
तो लौट कर नहीं आए। मुझे लगा कि बारिश तेज हो रही है, इसलिए वो कहीं रुक गए होंगे। रात 1 बजे तक मैंने उनका इंतजार किया। उतनी रात तक वो नहीं आए तो मैं अपनी बेटी के साथ सो गई। दीपांकर से पूछा गया तो उसने उसे अपना मुंह बोला भाई बताया। उससे भी पूछताछ की गई। उसने दुख जाहिर करते हुए खुद को निर्दोष बताया। आरोही का बयान इंस्पेक्टर के गले नहीं उतर रहा था। जिस औरत का पति रात को घर न आए, भला वो निश्चिंत होकर कैसे सो सकती है। इसके अलावा दीपांकर ने जो बयान दिया वो आरोही के बयान से एकदम अलग था। आरोही ने उसे मुंह बोला भाई बताया था, जबकि दीपांकर ने खुद को उसका दूर का रिश्तेदार बताया। इसी वजह से आरोही शक के घेरे में आ गई थी। पुलिस को लग रहा था कि किसी न किसी रूप में आरोही पति की हत्या में शामिल है, लेकिन पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत न होने की वजह से पुलिस उस पर सीधा आरोप नहीं लगा पा रही थी। पुलिस सबूत जुटाने के लिए वहां पहुंची जहां संजय आरोही के साथ पहले रहता था, क्योंकि शिनाख्त के दौरान लोगों ने बताया कि मृतक यहां कुछ दिनों पहले ही आया था। आरोही और दीपांकर ने पूछताछ में बताया था कि पहले हम यहाँ रहते थे। लोगों ने बताया कि संजीव पहले उनके साथ रहता था, बाद में उसे अलग कर दिया गया था। पुलिस ने संजीव को हिरासत में ले लिया। थाने लाकर जब उससे पूछताछ की गई तो वो हर अभियुक्त की तरह उसने भी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को पूरा विश्वास था कि हत्या इसी ने की है, इसीलिए पुलिस ने उससे सच उगलवा ही लिया। इसके बाद आरोही को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोही और संजीव ने संजय की हत्या की जो कहानी सुनाई वो कुछ इस तरह थी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।